देखिए आ गया। हाँ, जो आप ही के पोस्ट से है मैंने लाइव का ही किया है। देखिए आप आ गया लाइव। आ तो गया। ठीक है। ओके। पार्थ इसमें भी मेरे इसमें लाइव कर दे, शेयर कर देना। इसका आवाज़ कहाँ आ रही है? पार्थू, यूनिवर्स हो रहा है। हाँ वो लगा हुआ है। आवाज़ कहाँ आ रही है? बोलो कुछ। हेलो हेलो। आपका बस लाइव हो, आप बोलोगे। हेलो हेलो। ये चल रहा है, चल रहा है, आप लाइव हो, आप बोलो। हेलो। एक व्यूअर है आपके। आवाज़ उसमें आ रही है? नमस्कार। बहुत दिनों के बाद जो है ये हम लोगों का ये मिलने जुलने का सिलसिला तो लगभग अभी बंद ही है। कम से कम बातचीत का जो ये सिलसिला है उसको आगे करने की जो ये कोशिश है, मुझे लगता है कि ये बिहार स्वाभिमान आंदोलन ने ये अच्छी पहल की है, बहुत अच्छी पहल की है कि इसमें कम से कम बिहार बिहार से बाहर के जो लोग हैं, बिहार में जो लोग हैं उनके बीच में एक संवाद, एक एक सार्थक पहल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो बिहार स्वाभिमान आंदोलन की एक पॉजिटिविटी को लेके जो शुरुआत हुई है इस पहल में, कि इन लोगों ने ये एक तरह से जो बिहार को जोड़ने की पहल की है। देखिए ये कोरोना काल जो है बहुत संकट का है टाइम, और इस संकट में सिर्फ हम जो है इस करुणा से ही कोरोना को जीत सकते हैं। और ये करुणा से जो कोरोना को जीतने का जो हमारा एक मिशन होना चाहिए, उसमें मुझे लगता है कि यूथ जो है हमारे देश में खास करके, और खास करके बिहार में, उनकी एक बड़ी भूमिका है। और मैं यूथ और बिहार के साथ में बात करूं तो आप लोगों को मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं इसके डेटा में, कि अभी जो बिहार का 2012 का अगर पॉपुलेशन का आप देखें तो 12 करोड़ से ऊपर बिहार का पॉपुलेशन है, लेकिन आप शायद आप चौंक जाएंगे कि 8 करोड़ उसमें पॉपुलेशन सिर्फ यूथ का है। तो पूरी जिम्मेदारी जो है वो बिहार में उस यूथ के कंधे पे है, जो बिहार को कैसे चलाना है, बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है, और बिहार को किस तरह से जो अभी का जो वर्तमान संकट है उससे बाहर निकालना है। ये सारी चीज़ें जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ यूथ पे है। और ये यूथ, मैं जब ये नहीं कहता हूँ कि वो यूथ का मतलब बिहार के जो यूथ हैं जो बिहार में हैं वही बिहार को कर सकते हैं। बिहार से बाहर जो लोग हैं, जो हमारे अभी फ्रेंड सर्किल में लोग हैं जुड़े हुए हैं, बिहार स्वाभिमान आंदोलन से जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, इन सारे लोगों को पता है कि हर एक बिहारी चाहे वो जहाँ भी कहीं हो, देश में हो देश के बाहर हो, लेकिन बिहार के लिए उनका दिल जरूर धड़कता है। आज मैं पटना में बात कर रहा था किन्हीं अपने पुराने मित्र से, जो अभी कोविड 19 में काफ़ी अच्छी जिम्मेदारी है उनकी बिहार में, और बड़ा काम कर रहे हैं। तो बता रहे थे कि जो जानते हो आप लोग, चाहे दिल्ली में बैठ के चाहे बिहार की चाहे जितनी निंदा करो, लेकिन बिहार में 73% रिकवरी रेट है। तो इस रिकवरी रेट का मतलब क्या है कि ये बिहार की अपनी डीएनए है, अपनी ओरिजिनलिटी है। जो बिहार में हम लोगों को जो इम्यूनिटी मिली है, जो इम्यूनिटी हमें ट्रेडिशन से मिली है, उसके इन्वायरमेंट से मिली है, उसके नेचर से मिली है, हमको इस तरह काबिल बनाया है कि हम फेस कर सकते हैं।
अभी इस कोरोना के महामारी को दुनिया अपने अपने तरीके से फेस कर रही है। आप देखे होंगे कि कई बड़े बड़े देशों में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, मेडिकल फैसिलिटीज के वाइज इतना जबरदस्त व्यवस्था है, वहां आप सोच सकते हैं कि 500 पॉपुलेशन पे जहां एक डॉक्टर की व्यवस्था है, और हमारे यहाँ 12,000 से 15,000 उसकी गिनती हो जाती है। गांव के कई कई गांव ऐसे हैं जहां डॉक्टर अभी कभी आए भी नहीं हैं। पूरे गांव जो है क्विक पे काम चला लेता है। और ऐसी हालत में बिहार में 73% अगर रिकवरी रेट है, तो आपको बिहार के उस डीएनए को सैल्यूट करना ही पड़ेगा। तो ये हमारे डीएनए में है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने को एडजस्ट करते हैं, और किसी भी परिस्थिति में अपने को आगे बढ़ने का जो जज्बा है हमारा, उसको सामने में रखते हैं। तो ये चैलेंज है, सबके सामने में चैलेंज है, और इसके सामने में जो चैलेंज है उसमें यूथ की जो क्या भूमिका है, मुझे लगता है कि बिहार स्वाभिमान आंदोलन ने मुझे आज यही टॉपिक दिया है कि इसमें यूथ की जो भूमिका है उस पर हम लोगों को चर्चा करनी है कि अब यूथ की हमारे भूमिका, मतलब कि बिहार में जो 8 करोड़ यूथ है, जो 12 करोड़ के पॉपुलेशन में 8 करोड़ यूथ हैं, उनकी क्या भूमिका है। क्या हम ये 8 करोड़ जो यूथ हैं हमारे बिहार में, जो वो सिर्फ इसलिए हैं कि वो एजुकेशन करेंगे, वो पढ़े लिखेंगे, अगर नीतीश जी के सरकार में उसको नौकरी मिलेगी तो मिलेगी, नहीं तो फिर बाहर निकल जाएंगे और फिर वो कमाएंगे और फिर बिहार की जो जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। क्या हमारी भूमिका और हमारे यूथ की भूमिका इतनी ही तक है? अजी ये सवाल तो जरूर है कि पिछले 30 साल में अगर आप बिहार में देखें तो बिहार के जितने राजनीतिक पटल पे और बिहार के जो आइडिया के, पॉलिसी मेकिंग के, बिहार के सारे जो कर्ता धर्ता जिसको बोले, भाग्य विधाता बोले, उसमें आप देखिए तो क्या किसी यूथ की भूमिका है? जो नीति निर्माता है उसमें ये 8 करोड़ का की धड़कन है। 70-72 साल के जो ये जेपी आंदोलन के सारे नेता जो लगभग बिहार के सिरमौर बैठे हुए हैं, क्या उनके दिलों में इस यूथ की स्पंदन कभी होती है? ये यूथ क्या सोच रहा है, ये यूथ की क्या मजबूरी है, ये यूथ को क्या चाहिए, इसका स्ट्रगल क्या है, क्या किसी ने कभी पूछा है या उसके लिए कभी प्लानिंग हुई है? मुझे तो बड़ा ताजुब लगता है कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, आप बिहार में देखें, उसके मैनिफेस्टो देखें, तो मैनिफेस्टो के देखने के साथ ही आपको लगेगा कि इसके मैनिफेस्टो में फ्रीबी छोड़ के और कुछ नहीं है, जिसमें वो सिर्फ या तो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है या फ्रीबी है। आप हैरान हो जाएंगे जिस बिहार में एक मेडिकल कॉलेजेस को लेके, कॉलेज हॉस्पिटल को लेके, एक डिस्पेंसरी को लेके आदमी आज की तारीख में हकलान पड़ा बैठा हुआ है। उस बिहार में आप अगर सोच सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें होती होगी कि किसी को दाह संस्कार के लिए पैसा दिया जाएगा, किसी को कब्रगाह के लिए बनाने के लिए दिया जाएगा, ये कैसे लोग सोचते हैं? ये पॉलिसी मेकर कैसे सोचते हैं कि उस बिहार में आज एक डिस्पेंसरी के नाम पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं? उस बिहार में अगर इस तरह की चीजें अगर मैनिफेस्टो में बनाई जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टो लेके लोगों को दे रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। मैं शर्म इसलिए कह रहा हूं कि ये आज 27 लाख हमारे बिहार के मजदूर, हमारे बिहार के जो कामगार हैं, वो अपने गांव, अपने शहर लौटे हैं, क्योंकि इस शहर ने उनको बहुत इज्जत नहीं की, इस शहर ने बहुत उनको सम्मान नहीं दिया। ये वो बिहार के लोग हैं, ये बिहार के वो मजदूर हैं जिन्होंने अपने खून पसीना बहा के इस शहर को बनाया है, इस मेट्रोज को बनाया है, इस बड़ी बड़ी इमारतों को बनाया है। ये शहर को आप कह सकते हैं कि ये जो एक इतना बड़ा एक, हर शहर अपने आप में जो खूबसूरत लग रहा है दिखने में, उसके पीछे उस बिहार के लेबर का भी कंट्रीब्यूशन है जो इसने दिया है। लेकिन जब उसकी नौबत आई कोरोना महाकाल में, कि जब लॉकडाउन के समय में उसको 10 दिन टिकना था या 15 दिन इस लॉकडाउन में पड़ा होना था, इस शहर ने उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं किया और अंततः उसको उसी अपने गांव की तरफ ही जाना पड़ा और अपने गांव में ही उसको शरण मिली। लेकिन बिहार ने उसको वेलकम नहीं किया। मैं बिहार की बात इसलिए कह रहा हूं कि बिहार की सरकार ने, बिहार के लोगों ने अपने उस कामगार बेटे को, अपने उस कामगार बच्चे को बहुत वेलकम के लिए तैयार नहीं था कि हाँ उसका राइट बनता है, उसका आना जरूरी है, नहीं किया। लेकिन वो लोग गए, पैदल से हो या साइकिल से हो, जैसे तैसे गए। बाद में तो सरकार की तरफ से काफ़ी व्यवस्थाएं भी हुई, स्पेशल ट्रेन हुई, श्रमिक स्पेशल बना, जो भी सही। ये सारी परिस्थितियाँ इसलिए हुई क्योंकि हमने कभी एक इंस्टीट्यूशनलाइज
बिहार के इस यूथ को सामने में नहीं रखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार के किसी भी लेबर डिपार्टमेंट में, बिहार के किसी भी डिपार्टमेंट में अपने उस माइग्रेंट के बारे में अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं होगा जो कितने लोग उसके बाहर गए हैं कमाने के लिए। मैं पिछले इलेक्शन के समय में बहुत जगह जगह बिहार के उस सीमांचल के इलाकों में घूमा, जहां तहां मैंने देखा सिर्फ एक ही चीज़ है कि जिस तरह से लोगों ने एक परसेप्शन बनाया है बिहार के बारे में, बिहार उसी 30 साल के परसेप्शन से यहाँ मार खा रहा है। बिहार के यूथ जो है उसी 30 परसेप्शन के शिकार है। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है, और मैं, आप सारे लोग हमसे अनुभवी हैं, आप सारे लोग जो हैं बिहार को हमसे ज़्यादा नज़दीक से जानते हैं। आप कभी आजमा लेंगे कि हम बिहारियों के बारे में, हमारे बिहार के यूथ के बारे में जो एक परसेप्शन बना, सिर्फ उसी परसेप्शन पे अभी तक काम चल रहा है। और सारे डेटा जो भी चाहे इलेक्शन के पॉलिटिकल पार्टीज जो इकट्ठा कर रही हैं, वो सारे उसी परसेप्शन बेस्ड होता है। यूथ का कास्ट वाइज में, उसका एज फैक्टर के वाइज में, आप ये सारी चीज़ें देखिए। ये कोई नहीं ये समझने के लिए तैयार है कि भाई बिहार क्या, पूरे देश के यूथ की जो मानसिकता है, एक डेवलपमेंट की जो मानसिकता है, एक आगे बढ़ने की जो मानसिकता है, वही बिहार की मानसिकता है। आप बिहार के यूथ को आप कास्ट फेनोमेनन में क्यों जोड़ते हैं? आप क्यों बिहार को, बिहार के पूरी सारी व्यवस्था को आप क्यों एक रटी रटाई फार्मूले से, एक मंडल मूवमेंट के बाद के बिहार को इसको आगे पीछे जोड़ के आप उसको देखते हैं? आप बिहार को उससे आगे देखिए। 30 साल का ये कम समय नहीं होता है। 30 साल में जनरेशन बदल जाती है। बिहार के 2 जनरेशन 3 जनरेशन जवान हुए। क्या इस 30 साल में बिहार में कुछ बदलाव आया? सामाजिक परिवर्तन के नाम पे कुछ परिवर्तन हुए? ये सारी चीजें उस यूथ ने देखा है। तो इसलिए बार बार जब बात आती है तो यूथ की भूमिका की बात आती है। आप देखिए, मैं बात कर रहा था अपना पटना के बहुत अपने सीनियर जर्नलिस्ट से, तो हम ये देख रहे थे कि अभी जैसे इलेक्शन की सुगबुगाहट हो रही है, अभी आप कह सकते हैं कि सज रहे हैं सारी चीज़ें कि इलेक्शन की तैयारी को लेके जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या नई पॉलिटिकल पार्टीज को आने हैं, सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ लोग कोरोना का के नाम पे ये चाह रहे हैं कि अभी इलेक्शन का कभी शेड्यूल जो है अभी तय नहीं हो, आगे बढ़े। बहुत सारी चीज़ें हैं, होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए वो तो पॉलिटिकल पार्टीज तय करेंगे, इलेक्शन कमीशन तय करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ठीक इलेक्शन से पहले ये यूथ की चिंता को लेके फिर पॉलिटिकल पार्टीज में क्यों चर्चा शुरू हो जाती है? क्यों आज बिहार संवाद के नाम से हो, या आज मैंने पिछले दिनों जसवंत सिन्हा जी को देखा। बहुत सीनियर हमारे लीडर रहे हैं जसवंत सिन्हा जी, बिहार अपोजिशन के पार्टी के लीडर रहे हैं। बिहार में 25-30 साल का ब्यूरोक्रेसी का भी उनका एक्सपीरियंस है, बहुत सीजनड है। लेकिन जब वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज को और एक थर्ड फ्रंट को के नाम पे आते हैं, तो उनके सामने में टारगेट यूथ का ही होता है, और यशवंत सिन्हा खुद उसके लीडर होते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अगर अपने पार्टी के यशवंत सिन्हा चाह रहे हैं कि हम जेपी की तरह जो है, ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम राज सत्ता और पावर जो है किसी दूसरे के हाथ में सौंप दें और हम किनारे बैठ जाएं। जेपी भी इसी तरह किनारे बैठ गए थे, और ये गलती वो नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन लीडर वो खुद रहेंगे। तो आप सोचिए कि जैसे 72 ईयर्स का एक सीमा लेके जो बार था, बीजेपी ने उनको अलग कर दिया था, और ये चीज़ें रास नहीं आई यशवंत सिन्हा जी को, और बाहर हो गए, बगावती तेवर अपना लिए। आज वो बिहार में कुछ करना चाह रहे हैं, वाकई में ये अच्छी बात है। बिहार में वो कुछ करें तो उनको सैल्यूट है, सलाम है। इसलिए कि बिहार में जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है सामने में कि बिहार में कोई आइडिया जनरेशन करने वाले लीडरशिप नहीं है। यहाँ मैंने देखा प्रशांत किशोर जी भी काफ़ी अपने जद्दोजहद कर रहे हैं बिहार में एक भूमिका बनाने के लिए। वो भी पहले भारत की बात कर रहे थे, अब बिहार की बात शुरू किए हैं। तेजस्वी जी बिहार के बहुत डैशिंग और बहुत क्रांतिकारी जैसे लगते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत इनर्जेटिक भी हैं। वो भी बिहार में सड़क पे युद्ध करना चाहते हैं, सड़क पे आना चाहते हैं, सड़क पे संघर्ष करना चाहते हैं। तो उनका भी अपना ये है। चिराग पासवान जी अपनी पार्टी के खुद सर्वे सर्वा हैं। रामविलास जी ने कह दिया है कि भाई जो चिराग तय करेंगे वही होगा, और एक चिराग के आने से ही पूरा एनडीए ही गड़बड़ा गया है। खैर वो तो पार्टी के अपना मसला है, अपने अंदर के मसला है।
लेकिन आप देखिए कांग्रेस की भूमिका है या और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे उसमें आरएलएसपी हैं, हम एचएएमएस हैं, वीआईपी हैं, कितनी सारी पार्टियां। मैं सॉरी, मैं बहुत पार्टियों का नाम अभी नहीं भी ले पाऊँ, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हर की अपनी भूमिका है। और हर की अपनी भूमिका इसलिए बनती है, इसमें बेलाग कहने की में कोई दिक्कत नहीं है, कि हर का अपना कास्ट इक्वेशन है। किसी को ये पूछे कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है पूरी सोसाइटी के लिए, बिहार के लिए, समाज के लिए, तो शायद उनके पास में ऐसी कोई भूमिका हो ना हो, लेकिन उनका अपना एक कास्ट बेस है। और कास्ट बेस अगर है तो फिर क्या दिक्कत है किसी को अपना बनाने का और अपना लीडर बनने का। तो चलिए, ये हमारी एक एक ट्रेडिशन बन गई है, और हमने ये पिछले 30 साल से हमने यही चीज़ देखा है। लेकिन हम इन पॉलिटिकल पार्टीज से और हमारा कोई लेना देना नहीं है, और ना हम इसमें कुछ पढ़ना चाहते हैं। हमारा सिर्फ एक फोकस है कि बिहार में यूथ की क्या भूमिका हो, और इन पॉलिटिकल पार्टीज में जो बिहार के यूथ हैं उनकी क्या भूमिका हो। सिर्फ हमारा हमारा पूरा फोकस जो बिहार स्वाभिमान आंदोलन है, उसका स्वाभिमान आंदोलन का मतलब है कि बिहार का स्वाभिमान लौटे। बिहार का स्वाभिमान लौटे मतलब जिस बिहार की बात पूरे भारत में अगर कहीं चर्चा होती है, क्रांति की, ज्ञान की, प्रोग्रेस की, रिपब्लिक की, डेमोक्रेसी की, तो हम सबसे पहले बिहार का ही नाम लेते हैं। बुद्ध महावीर को तो आप इतिहास की बात तो शायद लोगों ने अपने आंखों से नहीं देखा होगा, लेकिन इसी देश में गांधी को बिहार से ही एक्सपेरिमेंट करते हुए चंपारण में देखा है। आज जो स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में एक मॉडल बना है, गांधी जी का ही है, वो सपना है, और गांधी जी ने उसको चंपारण से शुरू किया हुआ था। आप इतरबा गांव जाके देखिए, चंपारण में गांधी जी ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट उसी स्वच्छ भारत से शुरू किया था। तो जेपी का भी ये संपूर्ण क्रांति बिहार से ही है। तो ये सब कुछ बिहार ने ही दिया है। तो अगर सब कुछ बिहार ने ही अभी देश को दिया है, ये रिपब्लिक का कंसेप्ट भी बिहार ने ही दिया है, तो बिहार आज क्यों पीछे है? बिहार ज्ञान के मामले में ही क्यों पीछे है? जब मैं चिंता करते हुए देखता हूं, ऐसे बहुत लोग हैं जो बिहार से बाहर हैं, वो बिहार की चिंता हम बिहार के रहने वालों से ज़्यादा करते हैं। मैंने देखा है बिहार में उसी इरफान को, जिन्होंने रिक्शा वाले को, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में काम करके इतना बढ़िया काम किया था, आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जो 50 रुपया कमाने वाला रिक्शा वाला था, वो कम से कम 200 रुपया कमाने लगा उसी पटना में और उसी जगह पे। मैंने उसी बिहार में देखा है, उसी बिहार में मेरा देखा हुआ एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है कि अमेरिका के में अच्छी नौकरी छोड़ के उसी बिहार में अपना बिहार को देने के लिए आए। उसने सेंट बोड़ा स्कूल खोल लिया, और बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अच्छी तालीम देने के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पित किया। ये भी बिहारी ही है। हमने बिहार में देखा है कि हमारे बिहार में एक धैर्य नारायण झा है, डीएन झा, उनको मैंने देखा कि वो दुबई में हैं और मल्टीनेशनल कंपनी में पहले काम करते थे, आजकल खुद अपना वहाँ अपना व्यवसाय है उनका। लेकिन उनको लगा कि बिहार के लोगों का, बिहार के बच्चों का, बिहार के यूथ का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। अंग्रेजी की छोटी छोटी बुक को लेके उसने एक स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया, जो 20-25 सेंटेंस के स्ट्रक्चर से कोई आदमी कम्युनिकेशन में अंग्रेजी बोल सकता है। और इस तरह उसने हजारों बुक का इस तरह का बिहार के स्कूलों में फ्री में बांट दिया, ताकि वो बच्चा जब 11th पास करे, 12th पास करे और बाहर आए, तो ये कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम उसको शहर में नहीं हो, उसको कॉम्प्लेक्स नहीं हो, उसको स्ट्रक्चर इतना आए कि वो अंग्रेजी बोल सकता हो। तो मैं ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसे हमारे कई यूथ हैं बिहार के, जो बिहार से बाहर हैं, लेकिन उनको अपने बिहार के लिए कहीं से धड़कन है। तो फिर जो बिहार में रहने वाले हमारे यूथ हैं, उनका ये दिल क्यों नहीं धड़कता इन सारी चीज़ों के लिए? मैं अभी इस कोरोना के काल में मैं बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ हूँ इस पूरे अपने जो कोरोना में काम करने वाले जो वॉरियर्स हैं उन लोगों के साथ में। मैंने देखा है, आप जम्मू कश्मीर जैसे आप देखिए जगह है, स्टेट है, जहाँ फार फ्लंग एरिया में काम करना कितना बड़ा काम होता है, चैलेंजिंग है। बिहार के गांव सबसे, अब सोचिए कितना टेरेबल और कितना भयानक काम होता होगा, लेकिन वहाँ मैक्सिमम यूथ अभी सारे सरपंच और पंच बने हैं।
तो गवर्नमेंट का सारा काम जो नीचे में है, एक एक आइसोलेशन करवाने से लेके, ट्रेसिंग करवाने से लेके, क्वारंटाइन करवाने तक का, सारे पंचायत के लोग वहां काम करते हैं। और वो अद्भुत काम किया है। पूरी सरकार की जो मिशनरी है वो अपने चेन में सिर्फ पंचायत को जोड़ा हुआ है। उड़ीसा में भी ऐसे काम हुआ है जहाँ जहाँ, लेकिन मुझे कभी ऐसे, मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन की कमी है, लेकिन बिहार में इतने कितने परसेंट यूथ हैं जिन्होंने इस कोविड 2019 के महामारी में एक भूमिका उन्होंने निभाई है। उसने पूरे गांव को एक तरह से ऑन किया है बचाने के लिए। मैं शायद अपने यहाँ अगर न्यूज़पेपर उनको प्रमुखता से खबर नहीं दी है तो मुझे सॉरी मैं कहूँगा, लेकिन अपने यहाँ ऐसे कितने लोग हैं, कितने पंचायत हैं जहाँ पे इस तरह के काम उन्होंने किया है, जो ट्रेसिंग कराया है, आइसोलेट कराया है, उनका सारा कुछ काम करवाया है, क्वारंटाइन करवाया है, या बिहार के जो अभी लोग गए हैं वापस मजदूर गए हैं उनको एक तरीके से संभाला है। कितने ऐसे पंचायत हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि यूथ की जो भूमिका है, या ये भूमिका आपको इसलिए समाज आपको एक्सेप्ट करेगा। आज बिहार में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, हमारे पास एक मॉडल सेट करने के लिए नहीं है। आप सोचिए कि अगर बिहार में इस तरह की कोई पंचायत ने अगर काम किया होता तो उसकी काफ़ी चर्चाएं हुई होती।